नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मिटकौला में पहुंचे। यहां पर सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री ने मंडकोला गांव में घोषणा की कि बहीन, हथीन, मंडकोला समेत 5 गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि गांव के सीएचसी सेंटर के अपग्रेडेशन का काम जारी है और उन्होंने गांव में परचेज सेंटर को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि मंडकोला के आसपास के इलाके के 10 महाग्राम में सीवरेज व्यवस्था और तालाब का सुधारीकरण कराया जाएगा। उन्होंने मंडकोला से 6 किलोमीटर की सड़क व धतीर मंडकोला के बीच सड़क के लिए 3 करोड़ 2 लाख मंजूर किए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मंडकोला गांव के 3 करोड़ 6 लाख की मंजूरी की है। तो बताते चले कि सीएम मनोहर लाल खट्टर 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में है। वो गांव में पहुंच रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी के चलते मंडकोला सहित 5 गांव में सीएम ने लाइब्रेरी बनाने की बड़ी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने जनसंवाद कार्यक्रम के चलते यहां पहुंचे और यहां जनता से रूबरू हुए हैं। तो आपको बताते चले कि मंडकोला से 6 किलोमीटर की सड़क व धतीर मंडकोला के बीच सड़क के लिए करोड़ों रुपए मंजूर करने की बात इस दौरान सामने आई है। वहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंडकोला के आसपास के इलाके के 10 महाग्राम में सीवरेज व्यवस्था और तालाब का सुधारीकरण कराया जाएगा। वारिस पंजाब जत्थेबंदी के मुख्य भगोड़ा अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार पंजाब में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने नया पैंतरा आजमा लिया है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी अमृतपाल को पोस्टर लगाकर नीचे लिखा गया है कि अगर इस व्यक्ति के बारे में किसी को जानकारी हो तो वो पुलिस को सूचित करे, क्योंकि ये व्यक्ति कई केसों में पुलिस को वांछित है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस मामले में संबंधी जानकारी देते हुए रेलवे स्टेशन गुरदासपुर की चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह आदेश उन्हें उच्च अधिकारियों की तरफ से मिले हैं कि वारिस पंजाब जत्थेबंदी के मुखी भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएं, जिससे ये पोस्टर लगाकर लोगों को अपील की गई है कि अगर अमृतपाल के बारे में किसी को भी जानकारी मिलती है तो वो पुलिस को जरूर बताएं, ताकि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ पंजाब सरकार उसे इनाम भी देगी। तो आपको बताते चले कि अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है और इसी के चलते अमृतपाल के पोस्टर अब रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं ताकि अमृतपाल को ढूंढा जा सके। अमृतपाल के बारे में बताने वाले को इनाम भी पंजाब पुलिस देगी। इस दौरान पुलिस की गिरफ्त से दूर अमृतपाल अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश अब भी जारी है। भूपेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज का कहना है कि उन्हें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं, उसके बाद पोस्टर लगाने की ये कार्रवाई की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अमृतपाल को ढूंढा जा सके। तो आपको बताते चले कि अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते कई जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन, अमृतसर पर तमाम स्टेशनों पर जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि अमृतपाल को ढूंढा जा सके और अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश पूरी तरीके से पुलिस कर रही है।
वहीं अब वारिस पंजाब का प्रमुख अमृतपाल सिंह करीब 26 दिनों से फरार है। पंजाब पुलिस लगातार उसकी तलाश में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। पंजाब पुलिस के लिए अमृतपाल एक चुनौती बनता जा रहा है। अब अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगा है। बटाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस अमृतपाल के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि कई वांछित मामलों में पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश है। अगर किसी को जानकारी मिले तो इसकी तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अमृतपाल सिंह की सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं कोई भी अधिकारी इसको लेकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह के अन्य कई सहयोगियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अमृतपाल के करीबी माने जाने वाले पपलप्रीत की 10 अप्रैल को अमृतसर के कत्थू नंगल से गिरफ्तारी हुई। अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह 18 मार्च को एक साथ फरार हुए थे। पपलप्रीत ही था जिसने अमृतपाल के लिए नए नए ठिकानों की तलाश की थी। पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को अमृतपाल के राज खोलने के लिए उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल अमृतपाल के मुख्य सहयोगियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाकर उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद चेतावनी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक मीम वीडियो भी शेयर किया। ये मीम वीडियो द बॉयज थीम पर आधारित है। इस वीडियो में अमृतपाल और पपलप्रीत दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। सर जी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਆ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੰਜਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਆ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਮੇਨ एंट्री वगैरह जिथे आम यात्री आने जाने की जगह उत्थे लाए गए। फरीदाबाद के खोरी और जमालपुर गांव में हाल ही लगे सीएम फ्लाइंग ने बड़ी छापेमारी करते हुए एक डिपो होल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में डिपो होल्डर के पास से लगभग 172 कुंटल गेहूं और 13 कुंटल चीनी कम पाई गई। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन इस मामले में आरोपी डिपो होल्डर ने बड़ा खुलासा करते हुए अपने ही अधिकारियों सहित गांव के मेंबरों पर संगीन आरोप लगाए। डिपो होल्डर का कहना है कि उसके इलाके में 2 डिपो होल्डरों द्वारा बड़े घोटाले किए गए थे, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी सप्लाई को बंद कर उसके डिपो के साथ अटैचमेंट कर दी। लेकिन जो घोटाला उन डिपो होल्डर ने किया था उसे राशन नहीं मिला। प्रमोद का कहना है कि मशीन में तो अधिकारियों ने राशन पूरा दिखा दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसके राशन की डिलीवरी नहीं की। वहीं बावजूद इसके उसके गांव के कई पंचायत मेंबर उससे जबरन गेहूं और चीनी की अवैध वसूली करने लगे हुए हैं और उससे रुपयों की भी डिमांड की है। इस मामले की शिकायत प्रमोद ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इसी दौरान सीएम फ्लाइंग ने उनके यहाँ पर छापेमारी की तो गेहूं और चीनी कम पाई गई, जो कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उसे कभी मिली ही नहीं थी और मेंबरों द्वारा जबरन वसूली करने के चलते उसकी डिपो पर कुछ मात्रा में गेहूं और चीनी कम पाई गई। प्रमोद सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई को सही बता रहा है। वहीं डिपो संचालक प्रमोद अब चाहता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हो, पंचायत मेंबर हो या वो खुद हो। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बता दें, सीएम फ्लाइंग ने इस दौरान कड़ी कार्रवाई की है। 172 गेहूं और 13 कुंटल चीनी इस दौरान कम पाई गई है। वहीं बताया जा रहा है कि घोटाला उन डिपो होल्डर ने किया जिसे राशन नहीं मिला। प्रमोद का ये कहना है कि मशीन में तो अधिकारियों ने राशन पूरा दिखा दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसके राशन की डिलीवरी ही नहीं की। वहीं बावजूद इसके उसके गांव के कई पंचायत मेंबर उससे जबरन गेहूं और चीनी की अवैध वसूली करने लगे और उससे रुपयों की भी डिमांड की है। इस मामले की शिकायत प्रमोद ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान सीएम फ्लाइंग ने उनके यहाँ पर छापेमारी की तो गेहूं और चीनी कम पाई गई, जो कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उसे कभी मिली ही नहीं
और मेंबरों द्वारा जबरन वसूली करने के चलते उसके डिपो पर कुछ मात्रा में गेहूं और चीनी कम पाई गई है। नवादा जिला व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता बुधवार से लाल बिल्ला लगाकर न्यायालय का कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त निर्णय व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिए गए। जिला अधिवक्ताओं की हुई बैठक में न्यायालय का काम प्रातःकालीन करने की मांग को लेकर एक बैठक की गई और इसमें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का फैसला लिया गया। इसके पहले पूर्व सम्मति से बुधवार से लाल बिल्ला लगाकर काम करने का फैसला किया गया था। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव संत शरण शर्मा ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे अपने खर्च से प्लास्टिक का तंबू बनाकर भीषण गर्मी में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। नवादा में भीषण गर्मी पड़ती है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। ऐसे में न्यायालय का कार्य पूर्व की भांति प्रातःकालीन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अधिवक्ताओं को बीमारी का खतरा है, लू होने का खतरा है। इस मामले में संघ चुप नहीं रह सकता है, तो न्यायालय का कार्य प्रातःकालीन करने की मांग की गई है। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक आयोजित हुई है। उस बैठक में ये फैसला लिया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का फैसला इस दौरान किया गया है और कहा गया है कि अपनी मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करेंगे। इस तरीके से चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रातःकालीन फिर से समय होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस तरीके से अभी समय निर्धारित किया गया है, खतरा लू का बना हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे ही वैसे लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि जिला अधिवक्ता संघ की बैठक आयोजित हुई है। न्यायालय का कार्य प्रातःकालीन करने की इस दौरान मांग की गई है। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का भी निर्णय लिया गया है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर से कोटला बोखर जाने वाली मुख्य सड़क पर मारो पुल के पास निर्माणाधीन गार्डवाल का हिरणपुर प्रमुख रानी सोरेन निरीक्षण करने पहुंची, जहां निर्माणाधीन कार्यस्थल पर बिना जेई की उपस्थिति के कार्य किया गया पाया गया। साथ ही कोई सूचना बोर्ड भी नहीं था। जैसे ही रानी निरीक्षण करने पहुंची तो देखा कि घटिया सामग्री का यहाँ प्रयोग किया जा रहा था। वहीं प्रमुख रानी सोरेन ने बताया कि लाखों का गार्डवाल योजना में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने वहां के मजदूरों व मिस्त्री से बातचीत की तो पता चला कि घोर अनियमितता बरती जा रही है। इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग भी जोरों पर है और उनकी निरीक्षण का सूचना मिलते ही कार्यस्थल में तुरंत घटिया सामग्री को हटा दिया गया। ठेकेदार द्वारा ऐसी घोर अनियमितता और लापरवाही के विरुद्ध विभाग से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है। निरीक्षण में तो पाया गया पूरा घटिया सामग्री है। और जब हम लोग जांच में आया तब जितना सामग्री सब हटाया और कि बोर्ड भी नहीं है यहाँ, कितना का काम हो रहा है नहीं हो रहा है पता भी नहीं चलता। फिर जो बिना इंजीनियर का बिना उपस्थिति में उन लोग का काम करवा रहा है, कभी कल आता है कभी नहीं आता है। निरीक्षण में तो बिहार जिले के मुजफ्फरनगर में पीएससी मुसहरी अपनी बदहाली को जीने को मजबूर है। कहा जा रहा है कि जब प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा तो यही हाल इसका देखने को मिलेगा। आला अधिकारी इस पर ना ही संज्ञान ले रहे हैं और ना ही इस पर ध्यान दे रहे हैं। पीएससी में ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही नर्स है और ना ही कोई स्टाफ है।
जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। काफ़ी आक्रोश आम जनता में है, जबकि अभी मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है और पीएचसी बाहर एक डॉक्टर नदारत मिल रहे हैं। यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के बारे में यही कहा जाता है कि वो पैसे के बल पर किसी स्टाफ को रखना और किसी स्टाफ को निकालना इनकी फितरत बन चुकी है, जिससे जनता में एक त्राहिमाम मचा है। इसकी जानकारी सिविल सर्जन को मिलने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आए दिन अस्पतालों में न ही ओपीडी की व्यवस्था होती है, न ही कोई नर्स होती है और न ही दवाखाने में दवाई देने को मिलती है। लेकिन इन सभी चीज़ों से बेखबर अस्पताल प्रबंधक अपनी दादागिरी की धाक जमाते हुए इस तरह की हरकत करना उनकी फितरत हो चुकी है। जबकि सूत्रों की कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार कि यहाँ के अस्पताल प्रबंधक के बारे में एक आईएएस किस्म के व्यक्ति हैं। जब देखना लाजमी होगा कि सिविल सर्जन या अधिकारी इस मामले पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। आम जनता को इससे निजात मिल पाती है या फिर इसी तरह खस्ताहाल अस्पताल की व्यवस्थाओं में रहने को मजबूर होना पड़ेगा। उसका रो रही थी माँ और पिताजी, बेटा कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ चमकी बुखार है। उसको 6:45 बजे जब लेकर के आए, यहाँ कोई नहीं, नीचे से लेकर के ऊपर तक इस सारे में हम ढूंढ लिए, कोई नहीं मिला। 15-20 मिनट के बाद गार्ड आया, क्या बात है सर, कहीं गए हुए हैं, ना डॉक्टर है ना नर्स है, कोई नहीं। मतलब स्थिति ऐसा जी आए थे, इसमें भी आए, आवाज़ दे करके गए। कोई 6:45 बजे एकदम राइट कोई नहीं था। एक नवादा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और 2 युवकों को हथियार के साथ बरामद किया, गिरफ्तार किया है। पंजाब नेशनल बैंक के पास बताया गया, उन्हें सूचना मिली कि 2 युवक लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए हैं और बीते रात 10:15 पर नवादा पंजाब नेशनल बैंक के पास से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की तलाशी जब ली गई तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक देसी लोडेड पिस्टल, 2 मोबाइल और स्कूटी बरामद की गई। नवादा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि सूरज कुमार पिता सबल यादव मोहल्ला प्रसाद दीघा झोका मंडप गली का रहने वाला है। दूसरा युवक अमन राज उर्फ साहिद पिता मिथिलेश कुमार सिन्हा मिर्जापुर का रहने वाला है। ये दोनों डरा धमकाकर छिनतई और चोरी करते हैं। बता दें, सूरज कुमार प्रसाद निगाह में किराए के मकान पर रहता है और अपना मकान मुफस्सिल थाने के नहर पर है। इनके पुश्तैनी मकान में छापेमारी की गई तो वहां से पुलिस ने थर्नेट भी बरामद किया है। तो बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हथियार सहित बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। लोडेड पिस्टल सहित मोबाइल और कई सामान बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हथियार सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रात्रि को लगभग 10:15 बजे गुप्त सूचना के आधार पर 2 लड़के पकड़े गए। इनके बारे में सूचना थी कि 2 लड़के स्कूटी से जा रहे हैं और दोनों पिस्टल रखे हैं। दोनों की सघन जांच की गई तो एक के पास से देसी लोडेड कट्टा और एक के पास से लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इन दोनों से गहन पूछताछ की गई तो गहन पूछताछ में एक सूरज कुमार हैं, उन्होंने बताया कि मेरे घर पर भी एक देसी थर्नेट रखा हुआ है। तो यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। एक मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और सूरज कुमार जो हैं वो प्रसाद विघा में रहते हैं और अमन राज जो है मिर्ज़ापुर में रहते हैं। इनका घर सूरज कुमार का नहर पर भी है। मोतिहारी में हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को हथियारबंद 5 अपराधियों ने अंजाम दिया। घटना जिले के चकिया की है, जहां केसरिया रोड में स्थापित आईसीआईसीआई बैंक में बाइक सवार 5 अपराधी मौके पर पहुंचे और 4 अपराधी हाथ में पिस्टल लिए नकाब पहने बैंक के अंदर घुसे और फिल्मी स्टाइल में बैंक कर्मी और उपभोक्ताओं को कैद कर लिया और बैंक से लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए और जाते जाते उपभोक्ताओं से भी हथियार के बल पर लूट खसोट करते निकल भागे। घटना को अंजाम देते वक्त एक अपराधी बाहर खड़ा होकर रेकी कर रहा था और अंत में लूट कर पिस्टल लहराते सभी अपराधी भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा भी पहुंचे, मामले की जांच करने में जुट गए। साथ ही पुलिस के द्वारा सीसीटीवी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। वहीं इस मामले में बैंक के अधिकारी खुलकर कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं।
कि कुल कितनी इसमें लूट हुई है, क्या कुछ नुकसान इस दौरान बैंक का हुआ है, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी साफ तौर से नहीं कही जा सकती है। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया है कि लगभग 40 लाख रुपए की लूट हुई है। थे गहना छोड़ाने सर, हम जमा कर दिए पहला 2,87,800 रुपया। चार आया है, एक मुंह बांधे हुआ था, 5 आदमी था, तो हम अंदर 4 वो था, बाहर 1 रहा था। हाँ, हम लोग पैसा जमा करने के बाद में हमारा जा रहा है तो मैनेजर साहब निकाल ले, जब तक वो पहुँच। नवादा केंद्रीय सहकारिता बैंक के चेयरमैन पद पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ और थोड़ी ही देर बाद गिनती शुरू की गई, जिसमें निवर्तमान चेयरमैन रणजीत कुमार उर्फ मुन्ना की पत्नी गुड्डी देवी ने 11 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने धर्मेंद्र कुमार उर्फ डॉक्टर भोली को पराजित किया, चेयरमैन की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया। सहकारिता बैंक में दूसरी बार भी उनके पति मुन्ना का जलवा बरकरार रहा। रणजीत कुमार मुन्ना की पत्नी गुड्डी की जीत से कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी, जो चुनाव हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। चुनाव पदाधिकारी सदर प्रखंड के नवादा के बीडीओ अंजनी कुमार ने बताया कि गुड्डी देवी ने 81 मत प्राप्त कर विजय हासिल की। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र कुमार को 70 मत मिले। तीसरी प्रत्याशी अखिलेश सिंह को 33 मत पर ही संतोष करना पड़ा। गलत तरीके से वोटिंग किए जाने के कारण 2 मतपत्र को रद्द घोषित किया गया। निवर्तमान चेयरमैन रंजीत कुमार उर्फ मुन्ना ने कहा कि मेरी पत्नी गुड्डी देवी की जीत सभी पैक्स अध्यक्षों की जीत है। नवादा की सभी दिग्गजों ने मिलकर उन्हें पराजित करना चाहा, लेकिन हमारे मतदाताओं की कृपा के जलवे ने दूसरी बार मुझे सम्मानित कर मेरी पत्नी को इस पद पर बिठाया, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। वहीं सहकारिता बैंक के उपाध्यक्ष पद पर चंद्रिका यादव ने दूसरी बार बाजी मार ली है। एक तरह से माना जाए तो सहकारिता बैंक के पैक्स अध्यक्ष की टोली ने पुरानी सत्ता पर ही भरोसा जताया, जिसमें नवादा जिले के कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। सहरसा से खबर है, जहां अमेरिका जैसे देशों में उगाया जाने वाला फल अब सहरसा कृषि महाविद्यालय कैंपस में रिसर्च के लिए इस फल की खेती की गई। किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सके, जिसको लेकर कैप गुजबेरी फल की खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे कोसी इलाके के किसान कैप गुजबेरी फल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाकर अपनी आजीविका चला सकते हैं। जानकारी देते हुए कृषि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर साइंटिस्ट डॉक्टर राधेश्याम सिंह का कहना है कि गुजबेरी फल मुख्य रूप से अमेरिका जैसे देशों में उगाए जाने वाला फल है, जिस पर यहाँ रिसर्च किया गया और सफलता भी मिली। ये फल कोसी इलाके के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। वैसे इस फल की खेती बिहार के कुछ जिलों में की जाती है। ये फल बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है। इसको ताजे फल के रूप में, फूड प्रोसेसिंग के रूप में भी, जैम जेली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती में बहुत कम खर्च आता है और ये फल मार्केट में ऊंची कीमतों पर बिकता है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कोसी इलाके के किसान अगर इसकी खेती करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।